दुनिया क्रिकेट की जान शान, मर्द बारान, बैटिंग का सुल्तान, किंग खान, यूं कहिए चंद दिन के रह गए हैं मेहमान। यूनुस खान रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। स्टार बैट्समैन कहते हैं वक्त आ चुका कि क्रिकेट को अलविदा कहा जाए। करियर के दौरान कोई भूल चूक हुई हो तो उसे भुला दें। दौरा वेस्ट इंडीज के बाद करियर खत्म हो जाएगा। माजी के झरोकों में झांकते हुए उनका कहना था कि बॉब वुलमर की मौत के बाद कठिन तरीन मराहिल से गुजरा। यूनुस खान वो दास्तान जो बरसों पहले शुरू हुई, कामयाबियों का वो सिलसिला जो कई साल जारी रहा, कारनामों से भरपूर 17 साल करियर का आखिरी मरहला शुरू। यूनुस खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यूनुस खान इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज के बाद जो हम अभी खेलने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज, उसके बाद यूनुस खान जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। यूनुस के करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन बॉब वुलमर की मौत के बाद सबसे कठिन वक्त था। जब बॉब वुलमर का इंतकाल हो गया और वो हमारे साथ नहीं रहा, तो वो जो उसके बाद वो 2 से 3 दिन हम वहाँ रुके रहे, तो वो मेरे क्रिकेट कैरियर के जो है ना सैड दिन है। यूनुस ने शिकवे शिकायतें दूर करने, कहा सुना माफ करने की अपील की। मुझसे कोई छूट हुई है या मुझसे कोई मिस्टेक्स हुई तो मेरे ख्याल से मुझे अपना समझ के मुझे इग्नोर किया जाए। यूनुस खान ने कहा करियर में जिसका साथ रहा सबके बेहद मशकूर हैं। प्लेयर बड़ा है इसलिए हर बात बड़ी है। यूनुस खान का 17 साल मिसाली कैरियर कई कारनामों से भरपूर है। मर्दान के पठान ने बड़ी से बड़ी मुश्किल का डटकर मुकाबला किया, टीमों को ढेरों कामयाबियां दिलाई, कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। आइए रिपोर्ट शेयर करें। क्रिकेटर बेमिसाल, कारनामे बेहिसाब। There's some more. That's a big hit down the ground. Catch it in the ground. लाजवाब बैट्समैन, लाजवाल करियर। यूनुस खान ने सेंचुरी से शुरुआत की, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मर्दान का पठान, मर्दे बहरान बना, बैटिंग का सुल्तान बना। एक एक करके कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियां, सबसे ज्यादा रन, ट्रिपल सेंचुरी क्लब में जगह बनाई, पाकिस्तान को T20 का आलमी चैंपियन बनाया। यूनुस क्रीज पर आया, हार जीत में बदल गई, मायूसियां खुशियों में बदल गई, हंसते खेलते बड़ी बड़ी मुश्किल को टाल दिया। कारनामों की 17 साल दास्तान को कोई भुलाए नहीं भूल सकता। दुनिया क्रिकेट का सतून गिरने को है। जी हां, किसी और की नहीं, लेजेंड क्रिकेटर यूनुस खान की हम बात कर रहे हैं। एक अजीम रिकॉर्ड रखते हैं, 115 मैचेस में 9,977 रन किसी और ने नहीं, यूनुस खान ने ही बनाए हैं। उनका बैटिंग एवरेज 53 रन से ज्यादा है। यूनुस ने 34 सेंचुरियां और 32 निस्फ सेंचुरियां बनाई है। यूनुस ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों में भी शामिल। यूनुस ने बड़ी टीमों के खिलाफ भी बहुत दलेर होकर खेला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 57 रन से ज्यादा औसत से 1148 रन यूनुस ने ही बनाए। भारत के खिलाफ 88 की औसत से 1321 रन बनाने वाला कोई और नहीं, मर्द मैदान यूनुस खान ही था। होम ग्राउंड हो या बैरून मुल्क, यूनुस ने हर जगह पाकिस्तान का लोहा मनवाया। होम ग्राउंड पर उन्होंने 19 मैचेस में 59 की औसत से 1898 रन बनाए। अवे कंडीशन यानी मुल्क से बाहर रिकॉर्ड शानदार 50 से ज्यादा औसत से 5486 रन बनाने वाला हमारा खान यूनुस खान ही था। शानदार कारनामों पर उन्हें हाल ही में विजिडेंट प्लेयर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। जी हां, सिर्फ एक नहीं 2 पाकिस्तान के 2 लेजेंड्स इंटरनेशनल क्रिकेट में चंद दिन के मेहमान हैं और दोनों ने विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर में जगह पाते ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी हां, यूनुस और मिसबाह पाकिस्तान टीम के लिए कितने कारआमद साबित हुए, इस हवाले से दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट के 2 सतून, वो जोड़ी जो हरीफों के लिए वबाल बनी, टीम के लिए ढाल बनी। यूनुस खान और मिसबाह उल हक दोनों ने दर्जनों रन्स बनाए, ढेरों कामयाबियां दिलाई।
हरीफ कितना ही तगड़ा हो, हदफ चाहे जितना बड़ा हो, दोनों ने हार न मानी, बड़ी बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया। दोनों के दरमियान 15 सेंचुरी पार्टनरशिप कायम हुई। इस शराकतदारी में 3000 से ज्यादा रन बने। यूनुस और मिसबा मिलकर खेले तो भी छाए रहे, दीगर पार्टनर्स के साथ भी धाक बिठाते रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम कई साल से इन्हीं दो पिलर्स पर खड़ी है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में खवातीन को बेदर्दी से कत्ल किया जाने लगा। कोटद्दू, खानकाह डोगरा और पेंसरा में खवातीन को गैरत के नाम पर मौत के मुंह में धकेल दिया गया। अटक में नौब्याहता खातून ससुरालियों के जुल्म की भीड़ चढ़ गई, जबकि सियालकोट में घरेलू झगड़े पर संगदिल शख्स ने डंडों के वार करके बीवी और 2 बेटों को मार डाला। पंजाब में हव्वा की बेटियां जुल्म की भेंट चढ़ने लगी। कोटद्दू में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर 17 साल कलसूम बीबी को 3 चचाजाद भाइयों ने जहर देकर अब्दी नींद सुला दिया। मुल्जमान लाश कब्रिस्तान में छोड़कर फरार हो गए। उधर मुजफ्फरगढ़ में जमीन फटी न आसमां गिरा। अलीपुर में 2 ओबाश नौजवानों ने 22 साल जहनी मरीजा को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। बदकिस्मत खानदान इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाता रहा, मगर सुनवाई न हुई। दूसरी जानिब सियालकोट में लतीफ नामी संगदिल शख्स ने बीवी और 2 बेटियों को डंडों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने बीवी और बच्चों को मारने से कबल उन्हें नशा आवर चीज देकर बेहोश किया। पंजाब में हवा की बेटियों पर जमीन तंग हो गई। एक ही दिन में मुख्तलिफ वाकयात में 6 खवातीन को कत्ल और 1 जहनी मरीजा को ज्यादती का निशाना बनाया गया। अक्सर वाकयात में कत्ल का मुहर्रिक गैरत के नाम पर कत्ल बताया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया है मारूफ समाजी कारकुन समर मिनुल्लाह साहिबा से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि एक ही दिन में पैदर पे इतने वाकयात का रूनुमा होना हमारे माशरे के आखिर किस रुख की मंजरकशी कर रहा है? सबसे ज्यादा तो जी एक सोच की ये मंजर कशी करता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकली हमें ये सोचना होगा कि हमारे पास जितने प्रो वुमेन लेजिस्लेशन है, जितने कवानीन बन गए हैं, उनके बावजूद अगर सिर्फ एक सूबे में इतने सारे केसेस एक साथ रिपोर्ट हुए हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इन्फोर्समेंट नहीं होती जी उन कवानीन की। हमें लोगों की सोच को तब्दील करना होगा कि एक बेटी या एक औरत जो है वो भी इंसान है, उसके भी हकूक हैं। जो कवानीन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। समाजी कारकुन समर मिनुल्लाह हमारे साथ मौजूद थी। सियालकोट में एक और इंसानियत सोच वाकया सामने आया है। जायदाद के तनाजे पर चांद नामी शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 1 शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए। गोलियां खत्म हुई तो गरीब रेडी बान मुखालफिन के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया। सियालकोट में वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हल्के में जुल्म तशद्दुद का एक और गजबनाक वाकया। जायदाद के तनाजे पर बाअसर अफराद का गरीब पर वहशियाना तशद्दुद। पाई पाई जोड़कर दुकान खरीदने वाले की दुकान पर जब बाअसर अफराद ने कब्जा करना चाहा तो शामी कबाब की रेडी लगाने वाला चांद आपे से बाहर हो गया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां खत्म होने पर मुखालफिन ने चांद बट को पकड़ लिया और चौराहे पर बांधकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून बचाने आई, उसे भी धक्के खाने पड़े। आधे घंटे तक फायरिंग और जुल्म तशद्दुद का ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन ना तो पुलिस के सर पर जू रेंगी, ना ही इंतजामिया में से कोई सामने आया। लगता है पुलिस को ट्रेनिंग की कम, यूनिफॉर्म की कम, साइकार्टिस्ट की ज्यादा जरूरत है। मुल्क में पुलिस गर्दी के वाकयात फिर जोर पकड़ रहे हैं। पंजाब पुलिस की वर्दी बदली लेकिन रवैया नहीं बदला। लाहौर में तो चिल्ड्रन अस्पताल के करीब नई वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकार ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। बाप बेटे को छुड़ाने के लिए दुआइयां देता रहा, लेकिन संगदिल एहलकार ने एक ना सुनी और नौजवान पर लातों, मुक्कों और घूसों की बरसात कर डाली। उधर नौशहरा में भी ट्रैफिक वार्डन बुजुर्ग शहरी पर ऐसे टूट पड़ा जैसे दुश्मन था।
पंजाब पुलिस की वर्दी बदल गई, रवैया ना बदला। सूबे में थाना कल्चर तब्दील करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के करीब पुलिस एहलकार ने लड़के को बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़के का बाप शेर जवान की मिन्नतें करता रहा, लेकिन एहलकार ने बेटे पर घूसों की बारिश कर डाली। उधर नौशहरा में भी पुलिस गर्दी का वाकया सामने आया। ट्रैफिक वार्डन ने बुजुर्ग शहरी को सरेआम ठुड्डे मारे और खूब मारा पीटा। मीडिया ने मामला उठाया तो वार्डन को लेने के देने पड़ गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने वसीम को बरतरफ कर दिया। दुश्मन हमें उखाड़ना और एक दूसरे का हरीफ बनाना चाहते हैं। हमारा दीन मोहब्बत और अखुवत का दिन है और हम दीगर मज़ाहिब के लिए भी रहमत बन सकते हैं। इमाम काबा का ये कहना है। इमाम काबा कहते हैं पाकिस्तान के उलमा अमन के कयाम के लिए मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। शेख साले मोहम्मद बिन तालिब ने सदर ममनून हुसैन, वजीर आजम नवाज शरीफ और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली से अलग अलग मुलाकात की। इमाम काबा की सदर ममनून हुसैन और वजीर आजम नवाज शरीफ से अमान सदर और वजीर आजम हाउस में अलग अलग मुलाकातें। शेख साले मोहम्मद बिन तालिब ने कहा कि वो मक्का मुकरमा से मोहब्बत का पैगाम और सलाम लेकर पाकिस्तान आए हैं। मकसद है कि हमारा रिश्ता मजबूत हो। दोनों ममालिक में मंसूबे के तहत दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। वजीर आजम ने इमाम काबा और वफ्द की पाकिस्तान आमद को बरकत का बायस करार दिया। इमाम काबा ने पार्लियामेंट हाउस में डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी से भी मुलाकात की और नमाज असर की इमामत कराई। शेख मोहम्मद साले बिन तालिब फैसल मस्जिद भी गए, जहां आपने नमाज मगरिब की इमामत कराई। नमाज के बाद अपने खुतबे में उनका कहना था कि हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि हम में नाइत्तफाकी पैदा हो, लेकिन हम अमन और सलामती फैलाने की कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तानियों का ये जज्बा हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। आगे बढ़ते हैं। शाम में अमरीकी हमला, मुस्लिम ममालिक में अबतरी फैलाने की कोशिश है। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं पाकिस्तान अमरीकी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए उम्मत मुस्लिमा की यकजहती का दर्स दिया। नौशहरा में JUI का सालाना इज्तिमा, चेयरमैन सेनेट अमरीकी पॉलिसियों पर बरस पड़े। मगरबी कुव्वतों की ये कोशिश है कि वो मुस्लिम ममालिक के अंदर अबतरी पैदा करे। आलिमी इज्तिमा से खिताब में रज़ा रब्बानी ने कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की साजिश हो रही है। शाम पर अमरीकी हमले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। इस्लाम के खिलाफ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत साजिश की जा रही है। इस्लाम को एक दहशतगर्द मजहब साबित करना शामिल है। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी वहदत पर जोर दिया। उनका कहना था कि वो किसी मसलक की नहीं, पूरी उम्मत की यकजहती चाहते हैं। शाम के मामले पर रूस और अमेरिका में ठन गई। रूस ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर शाम पर दोबारा हमला हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा, जबकि अमेरिकी सफीर निकी हेली ने कहा है कि अमेरिका मजीद हमलों के लिए भी तैयार है। अमेरिका और रूस में शाम तनाजा बन गया। सलामती काउंसिल हंगामी इजलास में गर्मा गर्म बहस। अमेरिकी सफीर निकी हेली ने वाजे किया कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका शाम पर मजीद हमले कर सकता है। जवाब में रूस का कहना है शाम में अब हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। न्यूयॉर्क और शिकागो में अमेरिकी हमलों के खिलाफ एहतजाज हुआ। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने शामी तनाजे का सियासी हल निकालने पर जोर दिया, जबकि वेनेजुएला के सदर ने शाम में अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत की। और नज़ीर, जमीयत उलमा इस्लाम फे की 100 साला तकरीबात का आज दूसरा रोज है। नौशहरा में जारी आलमी इज्तिमा, इसमें लाखों अफराद शरीक हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इज्तिमा में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल कय्यूम आफरीदी से। जी अब्दुल कय्यूम, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, आज दूसरा दिन है जमीयत उलमा इस्लाम 7 साला तकरीबात के हवाले से यहाँ पर जो इज्तिमा जारी है अज़ाखेल में। तो यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन ने भी वक्फे से यहाँ पर जो है वो जलसे से खिताब किया। यहाँ पर खुर्शीद शाह जो अपोजिशन लीडर है वो भी उन्होंने खिताब किया, साथ ही साथ सेनेटर राजा जफरुल हक भी यहाँ पर मौजूद थे। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी पंडाल में जहाँ पर जितने भी आए हुए लोग हैं उनसे खिताब किया और इसी दौरान उन्होंने यही कहा है कि आज पूरे मुल्क को दहशतगर्दी का मसला है और इसके खात्मे के लिए अब वक्त आ गया है और ज़रूरी है कि जितनी भी मुल्क में सियासी जमातें हैं अभी इसका इत्तेहाद बहुत बड़ा ज़रूरी है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इसका जो इख्तियार है वो मौलाना फजल रहमान को मैं दे देता हूँ ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पे बना के मुल्क को इस बहरान और मुश्किलात से जो है वो निकाले। साथ ही साथ ये इज्तिमा जो है वो कल भी जारी रहेगा और दुआ, आखिरी दुआ के बाद ये इख्तिताम पजीर होगा। जी, ये इज्तिमा कल भी जारी रहेगा। आप इससे अपडेट कर रहे थे अब्दुल कयूम आफरीदी, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद की सावन रुत। मकरू दुश्मन की मकार हरकतों की बात करें तो भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आया। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर से इसने खिलाफ वर्जी की है। टंडन सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से इस बार 2 शहरी जख्मी हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, कहा है कि भारतीय कार्रवाइयां खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है, आलमी बरादरी नोटिस ले। दुश्मन कमीना है इसलिए थोड़ा डरा हुआ भी है। बुज़दिल भारत डर चुका है। मकबूजा कश्मीर के नौजवानों की पाकिस्तान से बेलौस मोहब्बत को नफरत से खत्म करने की सिर्फ महज कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की टी शर्ट पहनने वाले नौजवानों पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान से मोहब्बत में सरशार मकबूजा कश्मीर की जो क्रिकेट टीम थी उसने पाकिस्तानी क्रिकेट की किट पहनी थी। भारत को यह गद्दारी लगी है, तभी तो मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुलाजमत के लिए नेपाल जाने वाले पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल लापता हो गए। जराए कहते हैं कि मोहम्मद हबीब जाहिर को जिस वेबसाइट के जरिए मुलाजमत मिली वो भी बंद है। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरी की गुमशुदगी पर नेपाली हुकूमत से राब्ता कर लिया। नेपाल में मुलाजमत इख्तियार करने वाले पाक फौज के साबिक कर्नल लापता हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर 6 अप्रैल को मुलाजमत के सिलसिले में नेपाल पहुंचे थे, जिसके बाद नेपाल और भारत के सरहदी इलाके में लापता हो गए। जराये का कहना है कि मोहम्मद हबीब ने अपनी सीवी यूएनओ वेब समेत दीगर जगहों पर भेज रखी थी। इस दौरान उनसे मार्क थॉमसन नामी शख्स ने बरतानवी मोबाइल नंबर से राब्ता भी किया और उन्हें मुलाजमत की कॉल आ गई। नेपाल पहुंचने पर जावेद अंसारी नामी शख्स ने उनका इस्तकबाल किया। जराये का मजीद कहना है कि कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर ने जिस वेबसाइट से मुलाजमत हासिल की वो भारत से चलाई जा रही थी और अब वो साइट और उसका ट्विटर अकाउंट बंद है, जबकि उनका आखिरी बार राब्ता पाकिस्तान में अपनी अहलिया से हुआ। पाकिस्तानी शायरी की गुमशुदगी की FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि दफ्तर खारजा के जराये ने कहा कि इस हवाले से नेपाली हुकूमत से राब्ता कर लिया गया। और नाज़रीन, मोदी की जबान फिर से नफरत उगलने लगी। शोशा छोड़ दिया कि एक ज़हनियत के तहत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जाता है और बरामद किया जाता है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की नई दिल्ली आमद के मौके पर मोदी ने जहां खूब हर्जा सराई की, वहीं बांग्लादेश से बड़े बड़े मुआहिदे भी कर लिए। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना नई दिल्ली आई तो मोदी ने बांग्लादेश से मोहब्बत और बाकी हमसायों से नफरत का प्रचार किया। बांग्लादेश से अपनी हमसायगिरी मजबूत करके मोदी ने अपनी तोपों को दूसरे हमसायों की जानिब खोल दिया। दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है, ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है। मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समेत 22 मुआहिदों पर दस्तखत किए और आसान शराइत पर $4.5 अरब कर्ज की फराहमी का भी ऐलान किया। मोदी ने शेख हसीना को क़याम बांग्लादेश पर अपनी फौज की मुदाखलत की तस्वीर भी फख्र से दिखाई।
बात करते हैं वार और जवाबी वार की। तहरीक इंसाफ के सिंध का रुख करने पर पीपल्स पार्टी ने भी जवाबी वार करने का फैसला कर लिया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने सियासी जोड़ तोड़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डाल लिए। साबिक सदर JUIFA की 7 साला तकरीब में शिरकत के लिए कल नौशहरा पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी मुखालफत ना करती तो हुकूमत धरने के दौरान असेंबली तोड़ने का फैसला कर चुकी थी। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह फिर से विफाक पर बरस पड़े। साथ ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लापता साथियों को अदालत में पेश करने का मुतालबा भी कर डाला। मुल्क भर में दहशतगर्दी एक बार फिर बढ़ रही है। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका। समझ नहीं आती हुकूमत क्या कर रही है। अपोजिशन लीडर हुकूमत पर फट पड़े। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंकशाफ किया कि धरने के दौरान हुकूमत ने असेंबलियां तोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। जो पार्लियामेंट है, जिसका रोल है, उस पार्लियामेंट के रोल को हुकूमत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। वजीर आजम वहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, वज़रा वहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। कैसे ये मुल्क चलेगा? उनका कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुबैना तौर पर अगवा किए गए साथियों को भी अदालत में पेश किया जाए। भाई जरदारी साहब का साथी तो मुझे उठा लो, मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ। खुर्शीद शाह ने मुल्क बचाने के लिए आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन का मशवरा भी दे डाला। तो तय ये हुआ, मुतालबात नहीं मानोगे तो पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। जमात इस्लामी ने 22 अप्रैल को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान किया। इससे कबल शहर के 6 अजला में 20 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के अहम जिम्मेदारों के नाम ECL लिस्ट में डाले जाएं। पीपल्स पार्टी भी के इलेक्ट्रिक से अवाम की लूटी हुई दौलत वापस अदा करने में अपना किरदार अदा करे। इंशाल्लाह गवर्नर हाउस पे धरना होगा और ये जो अब तहरीक है ये रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी। कराची का दर्द आजकल हर सियासी जमात के रहनुमा के दिल में उमड़ रहा है, जैसे कि पाक सरजमीन पार्टी। इसकी जानिब से एहतजाज के दूसरे मरहले में शहर के 12 से ज्यादा मकामात पर मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के पुतले तक नजर आतिश किए। पाक सरजमीन पार्टी का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी रहा। प्रेस क्लब के बाहर मुस्तफा कमाल की क़यादत में कारकुनान धरना देकर बैठे हैं। एहतजाज के दूसरे मरहले में पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से नीपा चौरंगी, लियाकताबाद, रीगल चौक, लांडी, कोरंगी और नुमाइश समेत शहर के 12 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के पुतले भी नजर आतिश किए। मुस्तफा कमाल का कहना है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक एहतजाज जारी रखे। वेलकम बैक। गुजरात में दर्जनों तालिबात की वीडियोस और तस्वीर बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले बाप बेटों पर मुश्तमिल गिरोह का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने छापा मारकर सैकड़ों वीडियोस और तस्वीर कब्जे में ले ली हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा मामला है क्या ये? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है वो थाना कुंजा के इलाके लंगे खोजे में पेश आया है, जहाँ पर ये 3 भाइयों ने एक दुकान बना रखी थी मोबाइलों की, जहाँ पर लड़कियां जो है वो गांव की इजी लोड वगैरह करवाने जाती थी। वहीं पर इनको सुहेल तारिक नामी लड़के ने बेलाफ उछलाकर वो ऊपर इसने कमरे में शॉप के ऊपर जो है उसने एक जगह बनाई हुई थी, वहाँ पे उसने कैमरे लगाए हुए थे, वहाँ ले जाकर ये इनकी वीडियोस वगैरह बनाता था और इनको ब्लैकमेल करता था। लेकिन जब यही वीडियोस इसके दोस्तों के हत्थे चढ़ गई तो उन्होंने भी उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इसकी बिना पर जो है वो इससे एक लड़की के घर में पता चला तो रिमशा के जो पेरेंट्स हैं उसके चचा की मुद्दत में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वाकई की डिटेल से आगाह किया।
आगे बढ़ते हैं सिटी कोर्ट में। लियारी में ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले केस की समाअत अदालत ने उजैर बलोच और जुबैर बलोच को एक मुकदमे से बरी कर दिया है। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जल्द पेश करने का हुक्म भी दिया। सिटी कोर्ट में लियारी में ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले केस की समाअत की गई और समाअत के दौरान इस्तगासा लियारी के गैंगस्टर उजैर बलोच और उसके भाई पर इल्जामात साबित करने में नाकाम रहे। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को हुक्म दिया कि मुल्जिमान अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। उजैर बलोच पर अरशद पप्पू कातिल केस, डकैती, कातिल समेत 52 मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। नियो टीवी के मकबूल तरीन प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का में 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हासिल करने वाले उसामा आबिद मजीद कामयाबियां हासिल करने के लिए पुरजोश हैं। जी हां, इस वक्त हमारी नुमाइंदा रूबा उरूज उसामा के साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। जी रूबा। टीवी के मुनफरिद तरीन और नाजरीन के पसंदीदा तरीन और पाकिस्तान के पहले बिजनेस रियलिटी शो का सफर कामयाबी से जारी है और आज की किस्त में 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किसे मिली? उसामा आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। आज के एपिसोड में 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्होंने हासिल की, क्या जज्बात हैं? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इन्वेस्टमेंट ली और इनके थ्रू ली, आइडिया करोड़ों के थ्रू, और आशा हमारे साथ ऑन बोर्ड आ गई और अब मुझे लगता है कि हम उस डायरेक्शन में जहाँ पर हम वाकई इस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। जिस तरह आशा हमारे साथ ऑन बोर्ड आई हैं, ये हमारी हेल्प कर सकती है, मेंटोर कर सकती हैं और हमें नेटवर्क के उन लोगों से मिलवा सकती हैं जिनके साथ मिलकर हम इस ग्लोबल मूवमेंट को पाकिस्तान में ला सकते हैं। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का मकसद भी यही होता है, ज़िंदगी को आसान बनाना। अच्छा उसामा, एक छोटी सी बात और कि जब आपने ये आइडिया सोचा तो क्या आपके वहमो गुमान में था कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलेगी और आप इसको अमली तौर पर जो वो हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने स्टार्ट इसीलिए किया था, हमें बिल्कुल मुझे यकीन था कि हम लोग किसी ना किसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ मैं नहीं आपको कह सकता कि हम लोगों ने स्टार्ट में इतना सोचा था, बट हम इस कंपनी को बहुत बड़ा करना चाहते थे और इस हमारे नंबर्स अभी भी बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से नौजवान मौजूद हैं जिनके पास बेपनाह सलाहियत मौजूद थी, लेकिन प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो अपना आइडिया डिस्कस ही नहीं कर पाते थे। और अब जैसा कि आइडिया करोड़ों का प्रोग्राम, नियो टीवी का प्रोग्राम सरेआम है और हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए, हर नौजवान के लिए ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। वो आए, अपना आइडिया डिस्कस करे और दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर्स के साथ ब्रिज अप हो जाए और उसके साथ ही साथ जो अपने आइडिया को अमली जामा पहनाए। जी रिपोर्ट आपने देखी, खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद का मौसम तो कभी भी एतबार के लायक नहीं था, लेकिन इसके हुस्न के किस्से तो बड़े सुने और कैमरे की आंख ने इस शहर की बारिश के कुछ ऐसे लम्हे कैद कर लिए कि देखने वाले दंग रह गए। ऐसे नजारे जिनसे जन्नत को गुमा होता है, मिलवाएंगी इफ्फत हसन रिजवी। इस्लामाबाद में 4 रोज जारी रहने वाली बारिश ने मारगला की इस वादी के जादुई हुस्न को और भी निखार दिया। ऐसे ही चंद लम्हात जो कैमरे में महफूज हुए दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी हैं। जी हाँ, ये है इस्लामाबाद का हुस्न। मारगला रोड पर हरे जंगल के बीच से एक चमकीली सड़क लहराती हुई गुजर रही है, यूं जैसे बारिश में वो भी मस्त है। जना एवेन्यू पर सब्ज दरख्तों के झुरमुट से निकलती सुर्ख मेट्रो बस पानी में नहा रही है। कोसार रोड सावन की रुत में निहाल है। वहीं मारगला की चोटी पर बने होटल के मेहमानों के लिए दूधिया बादल इस्तकबाल में तना खड़ा है। हॉलीवुड की मशहूर एनिमेटेड फिल्म डेस्पिकेबल मी 3 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 30 जून को सिनेमा घरों में कहकहे बिखेरने के लिए पेश की जाएगी। Basic groove, villainy is in your blood. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I know what I feel and never deal with. What's the difference between me and you? और नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए नियो के साथ।